क्या मोदी सरकार भारत को आर्थिक तबाही से बचा पाएगी? कोरोना वायरस की महामारी जब खत्म होगी तो दुनिया बदल चुकी होगी। आम राय ये है कि कोरोना वायरस से तबाही का सही अंदाज़ा इसके खत्म होने के बाद ही चलेगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के विकसित देश और आर्थिक सुपर पावर एक बड़े संकट का सामना कर रहे होंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के अनुसार दुनिया भर में 1.5 अरब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत का भी कुछ ऐसा ही हाल हो सकता है। विशेषज्ञ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पिछले 30 सालों की आर्थिक कामयाबी धुल जाएगी। साधारण शब्दों में इसका मतलब ये हुआ कि करोड़ों लोग फिर से गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। गरीब किसानों और मजदूरों की जेब में पैसे नहीं होंगे। मध्यम वर्ग के लाखों लोगों की या तो नौकरियां जा चुकी होंगी या उनके वेतन कम हो चुके होंगे। बड़े व्यापारी बैंकों के कर्जों के नीचे दबे होंगे और उद्योगपतियों की कंपनियों की कीमत काफ़ी गिर चुकी होगी। देश के 135 करोड़ जनता के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह सा लग चुका होगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नई विश्व व्यवस्था में भारत सरकार की भूमिका क्या होगी? क्या मोदी सरकार के पास इस तबाही से बचने की कोई ठोस योजना है? योजना के बारे में फिलहाल किसी को अधिक जानकारी नहीं। मोदी सरकार लोगों से सलाह मशवरा नहीं कर रही है, उद्योगपतियों और व्यापारियों की राय नहीं ले रही और पारदर्शिता का अभाव है। लेकिन संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि सरकार कोरोना वायरस से जूझने और इसके बाद इससे होने वाली बर्बादी से निपटने के लिए कई तरह की योजनाएं बना रही हैं। जानकार कहते हैं कि इन योजनाओं की कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत सरकार इस बीमारी की तबाही को कंट्रोल करने में कितना कामयाब रहती है। और इस बदलती दुनिया के लिए अगर योजनाएं बनाई भी जा रही हैं तो ये कितनी प्रभावी साबित होंगी। योजनाओं पर अभी चर्चा होगी, पर प्रश्न पहले ये है कि इन योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त पूंजी है या नहीं। अगर गौर करें तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या सरकार के पास पैसे हैं? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। अब नजर डालते हैं कि सरकार के खजाने में कितने पैसे हैं और कितना अनाज। 470 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा रिजर्व, 2 लाख करोड़ रुपए जो पेट्रोल के दाम में भारी गिरावट के कारण आए हैं। 5 लाख करोड़ रुपए बैंकों के पास ये नकदी जो भारतीय रिजर्व बैंक या RBI के रेट कट और दूसरे कदमों के कारण आए। 585 लाख मीट्रिक टन अनाज भंडार, FCI के गोदामों में चावल और गेहूं जो ज़रूरत से 2 गुना से अधिक है। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि कोरोना के कारण सरकारी खजाने में GST और दूसरे कर से आने वाले पैसों में भारी गिरावट आएगी। सरकार ने साल 2020-21 में विनिवेश से 1.2 लाख करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य रखा है, जो अब सरकार भी मानती है कि कभी पूरा नहीं होगा। अगर आप पिछले वित्त वर्ष में जो कर की वसूली हुई है वो देखें तो बहुत कम है और आने वाले साल में और भी कम हो जाएगी। अभी पूरी अर्थव्यवस्था बंद है जिसके कारण लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं। बैंकों की हालत पहले से ही खराब है। 2008 के संकट के समय बैंकों ने जो ऋण दिए थे उनमें से कई अब खराब ऋण में बदल चुके हैं, जिससे वो अब तक उभर नहीं सके। कोरोना वायरस से पहले भी हमारी अर्थव्यवस्था नीचे जा रही थी। इसे नीतिगत स्तर पर पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे थे। इस महामारी के शुरू होने से पहले ही मांग में गिरावट आने लगी थी, लेकिन भारत सरकार ने बीमारी के फैलाव से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए इसने कई छोटे और मंझले साइज के कदम उठाए हैं। ये कदम 1.7 लाख करोड़ रुपए की आम लोगों के लिए मदद, 15,000 करोड़ स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार करने के लिए और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कई अहम कदम ताकि बैंकों में कर्ज देने के लिए पैसे आएं। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि ये काफ़ी नहीं है। अमेरिका ने 2 खरब डॉलर के पैकेज की घोषणा की, जो इसके सकल घरेलू उत्पाद या GDP का 10% है। ब्रिटेन ने भी अपने GDP का 10% हिस्सा अपने पैकेज में दिया, लेकिन भारत सरकार का 1.7 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इसके GDP का केवल
0.8% है, यानी 1% से भी कम। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के बाद भारत के व्यापारियों, उद्योगपतियों और आम नागरिकों को एक बड़े आर्थिक पैकेज का इंतजार है। ठीक उसी तरह के पैकेज का जैसे अमेरिका में आया, जैसे ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आर्थिक टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसके एक सदस्य ने कहा कि भारत सरकार का इस आपदा से निपटने का तरीका अलग है। उन्होंने बताया कि पहले मोदी सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए हेल्थ केयर को मजबूत करने के लिए मंजूरी दी। इसके बाद सरकार की मदद उन लोगों तक पहुंची जिन्हें मदद की सबसे अधिक ज़रूरत थी, यानी मजदूरों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। अब एक बड़े पैकेज पर काम चल रहा है और सही समय पर इसका ऐलान होगा, लेकिन ये पैकेज एक साथ घोषित हो ऐसा ज़रूरी नहीं। गौर करने वाली बात यह है कि ये पैकेज के लिए सही समय नहीं, तो फिर आगे क्या? इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो समझा ये जा रहा है कि ये पैकेज एक बार में ना आए। जैसे धनुष से तीर अपने निशाने को देखकर बारी बारी से छोड़ा जाता है, उसी तरह से हालात को देखते हुए आर्थिक कदम बारी बारी से लिए जाएंगे। सरकार इस बीमारी के फैलाव को रोकने और मौतों को कम करने में ध्यान दे रही है। इसका समर्थन तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने किया है, जिन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को तो हम दोबारा जिंदा कर सकते हैं, लेकिन मरे हुए लोगों को हम दोबारा जीवित नहीं कर सकते। सरकार की प्राथमिकता अर्थव्यवस्था में कम और इस आपदा को रोकने में अधिक है। जरा सी भी इसमें चूक होती है तो बहुत भयानक अंजाम हो सकता है। हमें ये पता नहीं कि अभी आपदा क्या कोर्स लेगा, इसका आर्थिक और ह्यूमन कॉस्ट कितना बड़ा होगा। इस समय तो हम इससे गुजर रहे हैं। कोरोना ने एक महासंकट पैदा कर दिया है, जहां जान बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता हो गई है। लेकिन अर्थव्यवस्था को दोबारा जिंदा करने के लिए आपदा के खत्म होने का इंतज़ार न करें। कोई भी सरकार कोरोना वायरस के खत्म होने का इंतज़ार नहीं कर सकती। लड़ाइयाँ एक ही मोर्चे पर नहीं लड़ी जा सकती। ठीक है, आप स्वास्थ्य सिस्टम पर पहले काम शुरू करें, जो काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन अर्थव्यवस्था पर भी अभी ध्यान दें। इस बात पर सभी विशेषज्ञ सहमत हैं कि इस समय सभी आज़ाद भारत के इतिहास के सबसे बड़े संकट से गुजर रहे हैं। ऐसे अभूतपूर्व समय के लिए अभूतपूर्व एक्शन की ज़रूरत है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक पीएमओ में इस समय कई सुझाव आए हुए हैं, जो उद्योगपतियों, व्यापारियों, बैंकरों, वित्त मामलों के माहिरों और शेयर बाजार के लोगों की राय पर आधारित हैं। सरकार कुछ बड़ी घोषणा कर सकती है, क्योंकि अब तक उठाए गए कदम इस श्रेणी में नहीं हैं। ये 1.7 लाख करोड़ रुपए की घोषणा आर्थिक पैकेज नहीं है, ये एक रिलीफ पैकेज है। जैसे किसी आपदा के समय तुरंत रिलीफ दी जाती है, ये पैकेज भी कोरोना आपदा से संबंधित एक रिलीफ है, जिसमें समाज के सबसे कमज़ोर तबके के लिए मदद का ऐलान किया गया है। ये पैकेज उनके लिए है जो कोरोना से मरने से पहले भूख से मरने के खतरे में हैं। इस समय अर्थव्यवस्था का हर क्षेत्र चारों खाने चित है। पर्यटन, सेवा क्षेत्र, निर्माण, विमानन और कृषि सभी कठिनाइयों में हैं। इनके अलावा शेयर बाजार और वित्त क्षेत्र में भी कमजोरी है। पहले मोदी सरकार को सभी सेक्टर की मदद करनी होगी। दूसरे राउंड में कमज़ोर और बीमार सेक्टर पर अलग अलग तरीके से ध्यान देना होगा। भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियाद 2 स्तंभों पर टिकी है, एक विशाल घरेलू मार्केट और दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी। भारत को अपनी अर्थव्यवस्था दोबारा बनाने में दूसरे देशों के मुकाबले में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हमारी ताकत डेमोग्राफी है, जवानों की अधिक आबादी है, हम दुनिया के सबसे जवान देशों में हैं। हमारी दूसरी ताकत यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था घरेलू डिमांड के आधार पर चलती है। हमारी निर्भरता दुनिया के बाज़ारों पर ज़्यादा नहीं है। सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होगी देश के अंदर मांग यानी डिमांड को बढ़ाना, जो कोरोना वायरस से पहले से ही नीचे गिर रहा था। मांग या डिमांड बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं के पॉकेट में पैसे आने चाहिए। पैसे कहां से आएंगे? सरकार कर में छूट दे सकती है, गरीबों के बैंक खातों में अगले 6 महीने तक सीधे पैकेज भी दे सकती है और छोटे बड़े व्यापारियों के लिए सस्ते दर पर बैंकों से कर्ज दिलवा सकती है।
जब दुनिया में अर्थव्यवस्थाएं फिर से बनाई जा रही होंगी तो निवेशक चाहेंगे कि वो अपनी पूंजी सुरक्षित देशों में लगाएं। भारत सरकार अगर विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए एक पैकेज तैयार करें तो इससे काफ़ी लोगों को देश में नौकरियां मिल सकती हैं। केंद्र सरकार को दिए गए सुझावों में विदेशी निवेशकों को लुभाने पर बहुत जोर दिया गया है, जिसके लिए सरकारी कानून में लचक लाने की ज़रूरत होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस आपदा की जिम्मेदारी चीन पर डालते हैं। बहुत सारी अमेरिकी कंपनियां चीन से खुश नहीं हैं। उन्हें अब चीन पर भरोसा नहीं रहा। ये भारत के लिए एक अवसर है, लेकिन क्या भारत सरकार इन नाराज उद्योगपतियों की फैक्ट्रियों को चीन से भारत में लगाने का निमंत्रण देंगी? ये तो समय ही बताएगा, लेकिन भारत के लिए एक अच्छा मौका है। सरकार की निजी कंपनियों में हिस्सेदारी, मिसाल के तौर पर एयरलाइंस इस समय संकट में हैं। उन्हें दोबारा जिंदा करने के लिए सरकार इनमें स्टेक ले सकती है और कुछ सालों के बाद जब स्थिति में सुधार आए तो उन्हें बेच सकती है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार के पास इच्छा शक्ति है? क्या सरकार दिल खोलकर रिस्क लेकर अर्थव्यवस्था को दोबारा बनाने की हिम्मत जुटा पाएगी, या फिर अब तक की तरह फूंक फूंक कर ही कदम आगे बढ़ाना पसंद करेगी?